आज हम बात करेंगे द्वितीय द्वितीय वर्ष के एक महत्वपूर्ण अवधारणा संस्कृति और संस्कृति के एकीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत के बारे में। संस्कृति की संरचना कई सांस्कृतिक तत्वों, संकुलों, प्रतिमानों से मिलकर बनी होती है, किंतु इन इकाइयों को संकलित कर देने मात्र से ही संस्कृति का निर्माण नहीं होता है, वरन उनका परस्पर एक दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ा होना भी आवश्यक होता है। उनका एक संगठन होना चाहिए। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी घड़ी या साइकिल की पुर्जों को एकत्रित कर देने से ही साइकिल या घड़ी का निर्माण नहीं होता है, वरना उनमें एक पारस्परिक संबद्धता और निर्भरता होने पर ही घड़ी या साइकिल का संगठन होता है, तभी वो कार्यात्मक रूप से उपयोगी होती है। विकासवादियों और प्रसारवादियों ने सांस्कृतिक तत्वों का ऐतिहासिक आधार पर अध्ययन किया। विपरीत जो एकीकरणवादी है, संगठनवादी है, इंटीग्रेशनिस्ट है, उन्होंने सांस्कृतिक तत्वों के प्रकार्य पर जोर दिया और एकीकरणवादियों का मत है कि संस्कृति के प्रत्येक तत्व का कोई न कोई प्रकार्य अवश्य होता है और अन्य सांस्कृतिक तत्वों से भी उसका संबंध होता है। इस कारण उस सांस्कृतिक तत्व का उस संस्कृति में अस्तित्व पाया जाता है। सांस्कृतिक तत्वों के प्रकार्य के कारण ही वो परस्पर संगठित होते हैं, एकीकृत होते हैं। इसे ही हम सांस्कृतिक संगठन या एकीकरण कहते हैं। प्रकार से शरीर के अंगों का एकीकरण होता है, उसी प्रकार संस्कृति के तत्वों का एकीकरण होता है, हालांकि कुछ शिथिलता होती है उसमें। सांस्कृतिक एकीकरण या मानवीय सामाजिक एकीकरण कुछ लचीला या ढीला होता है और ये विभिन्न अंगों और अधिकतर भीतर की ओर प्रभावित होने वाले अंगों को कार्य के लिए उचित बनाने के लिए व्यवस्थापन है। वास्तव में प्रश्न ये है कि संस्कृति में संगठन कैसे बना रहता है। इसका उत्तर अलग अलग समुदाय के लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया है। हम चर्चा करेंगे प्रकार्यवाद। प्रकार्यवादियों की मान्यता है कि संस्कृति एक संपूर्णता है और इसका प्रत्येक अंग एक दूसरे पर आधारित और आश्रित है। संस्कृति के प्रत्येक तत्व का कोई न कोई प्रकार्य अवश्य है और इस प्रकार्य को पूरा करके ही वो संपूर्ण संगठन को बनाए रखने में अपना योगदान देता है। संपूर्ण सांस्कृतिक संगठन को व्यवस्थित रूप से चलाने में एक सांस्कृतिक द्वारा जो योगदान दिया जाता है, उसी को हम लोग प्रकार्य कहते हैं। प्रकार्यवाद का प्रयोग हम जानते हैं कि सबसे पहले दुर्खिम की रचनाओं में किया गया, किंतु मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन वर्तमान में प्रमुख प्रकार्यवादी माने जाते हैं। इनकी मान्यता है कि प्रत्येक संस्कृति में आंतरिक संगठन देखने को मिलता है, जिसमें सभी इकाइयां एक संपूर्णता में बंधी होती है। संस्कृति में ये एकता और संगठन क्यों होता है, इसका उत्तर मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन ने अपने अपने भिन्न विचारों के अनुसार दिया है। मेलिनोस्की की मान्यता है कि संस्कृति मानव की भौतिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और मनुष्य का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसकी प्राणीशास्त्रीय और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है। मेलिनोस्की ने मनुष्य की 7 मूलभूत आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। शरीर पोषक, शरीर को पोषण देने वाले, मेटाबॉलिक, उत्पादक, रिप्रोडक्टिव, शारीरिक सुख, बॉडीली कंफर्ट, सुरक्षा, सेफ्टी, गति, मूवमेंट, वृद्धि, ग्रोथ और स्वास्थ्य। यानी शरीर से संबंधित पोषण की गतिविधियां, उत्पादन, रिप्रोडक्शन, शारीरिक सुख, सुरक्षा, गति, वृद्धि और स्वास्थ्य संबंधी जो आवश्यकताएं है, ये मूलभूत आवश्यकताएं मानी है मेलिनोस्की ने। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति वो संस्कृति करती है। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही उनके अनुसार मानव संस्कृति का विकास किया गया है और अंततः संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का ही माध्यम है, साधन है। और संस्कृति का प्रत्येक तत्व है वो मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही बना है और कोई भी तत्व उस समय तक संस्कृति में बना रहेगा जब तक वो मानव आवश्यकता की पूर्ति करता रहेगा। मेलिनोस्की की मान्यता है कि संस्कृति कोई भी तत्व कार्यविहीन नहीं होता है, प्रकार्यविहीन नहीं होता है। अतः आप उद्विकासवादियों की इस मत से सहमत नहीं है कि संस्कृति में अवशेष या प्रकार्यहीन तत्व भी होते हैं। सांस्कृतिक अवशेष की चर्चा होने का अर्थ है कि उद्विकासवादी संस्कृति की संपूर्णता में उसके अस्तित्व एवं उचित स्थान को ढूंढने में समर्थ रहे हैं। संस्कृति के सभी तत्व परस्पर आश्रित एवं संबंधित होते हैं और वो सब मिलकर के ही एक साथ कार्य करते हैं, अतः उन्हें अलग मानना उचित नहीं है। मेलिनोस्की ये कहना चाहते हैं। मेलिनोस्की का विचार है
कि मानव की धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक आदि अनेक आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक संस्थाओं का निर्माण किया जाता है और भौतिक अभौतिक संस्कृति को जन्म दिया। भाषा, साहित्य, कला, प्रौद्योगिकी आदि सभी मानव आवश्यकताओं की उद्देश्य पूर्ति के लिए ही है। यदि हम गहराई से देखें तो ज्ञात होगा कि मानव की सभी आवश्यकताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि अंततः वे सब मानव से संबंधित है। तो संस्कृति के तत्व भी ऊपरी तौर पर अलग दिखाई देते हैं, किंतु उनमें आंतरिक संगठन और एकता पाई जाती है और इस संगठन और एकता का आधार मानव आवश्यकताएं ही है। मेलिनोस्की संस्कृति को आत्मनिर्भर और संपूर्णता में मानते हैं और उन्होंने बताया कि संस्कृति के किसी भी पहलू में परिवर्तन आता है तो उसकी संपूर्णता में भी परिवर्तन आता है। मेलिनोस्की के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वह मानव को केवल आवश्यकताओं का पुतला मात्र मानता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्यवादी धारणा प्राणी शास्त्र से ली। रेडक्लिफ ब्राउन ने अपने सामाजिक जीवन की तुलना प्राणी शास्त्रीय जीवन से की है। एक प्राणी की संरचना कई कोशिकाओं और अंगों से मिलकर होती है और इन अंगों द्वारा शरीर को जीवित रखने के लिए किया जाने वाला योगदान ही उनका प्रकार्य कहलाता है। यही बात हम समाज के लिए भी कह सकते हैं। समाज की संरचना में भी व्यक्तियों के पदों एवं कार्यों यानी परिस्थितियों और भूमिकाओं से बनी हुई है और संपूर्ण सामाजिक संरचना की निरंतरता बनाए रखने के लिए विभिन्न सामाजिक इकाइयों द्वारा जो किया जाने वाला योगदान है वो सामाजिक प्रकार्य है। मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन के प्रकार्यवादी विचारों में मूलभूत अंतर यह है कि मेलिनोस्की के अनुसार संस्कृति की उपयोगिता यह है कि वो मानव की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जबकि रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार संस्कृति के संगठन का आधार समाज है। समाज की प्रत्येक संस्था का प्रकार्य समाज की सुदृढ़ता बनाए रखना है, न कि मानव की शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ऊपरी तौर पर हालांकि देखने पर इस तरह से लगता है कि मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन के विचारों में विरोधाभास है, किंतु गहराई से देखें तो ज्ञात होता है कि दोनों एक ही है। बिना व्यक्ति के समाज और बिना समाज के व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं है। तो वास्तव में ये संस्कृति का प्रकार्यवादी सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया है। मेलिनोस्की ने अपने इस सिद्धांत में व्यक्ति की कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति के प्रकारों का वर्णन किया है। उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में संस्कृति को एक माध्यम और एक साधन माना है, जबकि रेडक्लिफ ब्राउन ने समाज की सुदृढ़ता को, समाज को सुचारू रूप से चलाए रखने के संदर्भ में समाज के विभिन्न अंगों द्वारा जो योगदान दिया गया है उसको प्रकार के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। तो मूल रूप से दोनों एक ही सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि व्यक्ति और समाज अलग अलग नहीं है। व्यक्तियों से ही समाज का निर्माण होता है, बिना समाज के व्यक्ति